हाँ विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज हम क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पढ़ेंगे। आप जानते हैं इससे पहले गणवाचक उपयोगिता विश्लेषण आप पढ़ रहे थे और गणवाचक उपयोगिता विश्लेषण का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसकी उपयोगिता को संख्या में गिना जाता है, जो कि संभव नहीं है। ये बताया जाता है कि जितना रुपया आप जितना उपभोग कर रहे हैं उतने रुपए के बराबर या उतने यूटिल्स के बराबर आपको उपयोगिता मिल रही है जबकि ना आप उपयोगिता को रुपयों में बता सकते हैं ना यूटिल्स में बता सकते हैं। क्रमवाचक यानी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं यह बताता है कि आप उपयोगिता का वर्णन क्रम बताकर कर सकते हैं कि आप कम उपयोगी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं या ज़्यादा उपयोगी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, कम उपयोगी संयोग का उपयोग कर रहे हैं या ज़्यादा उपयोगी संयोग का उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ तब जब हम गणवाचक पढ़ रहे थे तो वहाँ एक वस्तु का विश्लेषण कर रहे थे। समसीमांत उपयोगिता विश्लेषण में दो वस्तुओं का उपभोग किया। अब यहाँ हमेशा दो वस्तुओं का ही उपभोग होगा क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण में, क्योंकि आप हमेशा अर्थव्यवस्था में या अपने वास्तविक जीवन में कभी भी एक वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। हम उदाहरण के स्वरूप दो वस्तुओं का उपभोग मान ले रहे हैं कि आप दो वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं और इस तरीके से उपयोगिता विश्लेषण है। यहाँ उदाहरण में केला और आम का उपभोग दिखाया गया है और आप जानते हैं कि केले की जगह पूरी तरह से आम नहीं ले सकता और आम की जगह पूरी तरह से केला नहीं ले सकता, लेकिन दोनों में से कोई एक मिले तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आप चाहेंगे कि आपको दोनों मिले। यह बता रहा है कि जब आपके पास 15 आम है तो एक केला है। आमों की संख्या आप घटा देंगे तो आपको कितने केले और चाहिए, तो आप 3 आम घटा रहे हैं तो आपको एक केला और मिल रहा है। आप देखेंगे कि अब अगले एक केले के लिए यानी 2 से 3 करने के लिए आप 2 ही आम त्याग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि घटते हुए आम की सीमांत उपयोगिता जो आपके पास बच रहा है वो बढ़ती जा रही है और बढ़ते हुए केले की सीमांत उपयोगिता जो आपके पास आ रहा है वो घटती जा रही है। इसलिए आपके सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती जा रही है और इन सभी संयोगों में बदलने में जो आपको दोनों से कुल उपयोगिता मिल रही है वो हमेशा स्थिर होती है, यानी यूटिलिटी ऑलवेज फिक्स। इस अनधिमान वक्र पर जो भी बिंदु हैं उस पर आपके संतुष्ट के स्तर में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह इस मान्यता पर है कि चाहे आप ये संयोग लें यानी 15 आम और एक केला तब भी आप इसी अनधिमान वक्र पर रहेंगे। 20 संयोग लें यानी 12 आम और 2 केला तब भी आपका उपयोगिता स्थिर रहेगी। आप 10 आम और 3 केले लें तब भी आपकी उपयोगिता स्थिर रहेगी सी बिंदु पर, और 9 आम और 4 केले लें तब भी आपकी उपयोगिता डी बिंदु पर स्थिर रहेगी। यानी ये इन सभी बिंदुओं में से कोई एक आपको दे दिया जाए तो आप अनधिमान की स्थिति में रहेंगे, उदासीन रहेंगे। यानी आप ये नहीं कहेंगे कि हमको ये चाहिए या ये चाहिए या ये चाहिए या ये चाहिए, क्योंकि आपको इन सभी चारों संयोगों से समान मात्रा में संतुष्टि स्तर मिल रहा है। तो इस तरह से एक अनधिमान वक्र हमेशा स्थिर उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। यहाँ ये ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर है, यानी कि आप संख्या कम छोड़ते हैं अगली हमेशा एक इकाई प्राप्त करने के लिए, इसीलिए इसे ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहा जाता है। प्रतिस्थापन माने होता है कि एक वस्तु को हटाकर दूसरी वस्तु को प्राप्त करना या एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को स्थापित करना, एक वस्तु को हटाना दूसरी को स्थापित करना। यहाँ आप देख रहे हैं इधर आम को हटाया जा रहा है और केले को लिया जा रहा है, तो इसे प्रतिस्थापन कहा जाता है और जिस दर से हटाया जा रहा है उसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS कहा जाता है। अब ये ह्रासमान प्रतिफल है और इसमें ये मान के चला जा रहा है कि वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं। स्थानापन्न यानी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली। हमने पहले ही बताया कि आप पूरी तरह से केले के स्थान पर आम को और आम के स्थान पर केले का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों पूर्ण स्थानापन्न नहीं हैं। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं वास्तव में नहीं होती हैं, लेकिन एक उदाहरण है जो इस पुस्तक में दिया गया है, NCERT में आया है, आप देखेंगे वहाँ
₹5 का सिक्का हो और ₹5 की नोट हो, संख्या अलग अलग उनकी होगी, लेकिन वैल्यू हमेशा एक समान होगी। और ये ₹5 का सिक्का और ₹5 की नोट पूर्ण स्थानापन्न होंगे। पूर्ण स्थानापन्न होने की दशा में जो आपका अनधिमान वक्र बनेगा वो एक सीधी रेखा बनेगा। इसको हम यहाँ आप देख रहे हैं कि ABCD 4 संयोग यहाँ भी हैं, और ये अनधिमान वक्र जिसे हम IC या इंडिफरेंस कर्व कहेंगे, यह एक सीधी रेखा है जो पहले इस आकार का था। इस आकार में ये बताया जा रहा था कि प्रतिस्थापन की दर घट रही है, जैसा कि इसमें दिखाया गया। पहले 3 पर 1 को प्रतिस्थापित किया, फिर 2 पर 1 को प्रतिस्थापित किया, फिर 1 पर 1 को प्रतिस्थापित किया। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि 8 से घटकर 7 हो रहा है, तो यहाँ 1 से बढ़कर 2 हो रहा है। 7 से बढ़कर 6 घटकर 6 हो रहा है, तो 2 से बढ़कर 3 हो रहा है। 6 से घटकर 5 हो रहा है, 3 से बढ़कर 4 हो रहा है। तात्पर्य यह कि ये ₹5 का यदि आपके पास एक सिक्का हो इधर, तो 8 × 5 = 40 इसकी वैल्यू होगी, और 1 × 5 इसकी वैल्यू होगी। हमेशा ₹45 की स्थिर वैल्यू प्राप्त होगी। 7 और 2 9 × 5 = 45, 6 3 9 × 5 = 45, 5 1 4 9 × 5 = 45, यानी कि इस अनधिमान वक्र पर वैल्यू हमेशा ₹45 आपको फिक्स मिलेगी। तो ये जो है सिक्के और नोटों का जो उदाहरण है, ये पूर्ण प्रतिस्थानापन्न का है, पूर्ण स्थानापन्न का है, और इसमें स्थानापन्नता जो बनेगी 1 पर 1 बनेगी। आप यहाँ लिखेंगे नोटों की संख्या और सिक्कों की संख्या। नोटों की संख्या, सिक्कों की संख्या। अब देख रहे हैं संयोग 1 पर नोट, इस पर नोट दिखा दिया जाए। नोट है 1, संयोग B पर 2, संयोग C पर 3, और ये 4, और ये है 8 7 6 5। और इस तरह से इनमें प्रतिस्थापन की दर हमेशा 1 पर 1 है, यानी एक सिक्के से एक नोट ही बदला जा रहा है। तो आप इसे स्थिर प्रतिफल का उदाहरण ले सकते हैं, कह सकते हैं, या स्थिर सब्स्टिट्यूशन, स्थिर स्थानापन्न इसे कह सकते हैं। हमेशा ये सीधी रेखा का अनधिमान वक्र देगा, लेकिन जब 2 वस्तुओं का आप उपभोग करेंगे तो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। जैसे दाल और सब्जी पूर्ण स्थानापन्न नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के बिना काम चलाया जा सकता है। चावल और रोटी ये भी भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, दोनों एक ज़रूरी हैं, लेकिन एक दूसरे के अभाव में काम चलाए जा सकते हैं। चाय और कॉफ़ी दोनों पेय हैं, दोनों पिए जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के अभाव में काम चलाए जा सकते हैं। इस तरह से अर्थव्यवस्था में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जो स्थानापन्न होते हैं और लेकिन पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते हैं। अब हम इंडिफरेंस कर्व के कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है। तो इंडिफरेंस कर्व सदैव इस आकार का लिया जाएगा, क्योंकि वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं। ये नोट और सिक्के दोनों मुद्रा हैं, ये पूर्ण स्थानापन्न है, लेकिन वास्तव में वस्तुएं नोट और सिक्के नहीं होते। वस्तुएं खाने पीने या उपभोग करने वाली होती हैं, जो सीधी रेखा इंडिफरेंस कर्व में नहीं होती।
तो इंडिफरेंस कर्व की कुछ विशेषताएं हैं, उसे हम जानते हैं। विशेषता एक यह है कि इंडिफरेंस कर्व सदैव मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर होता है, यानी इधर उभरा होता है, बाहर की तरफ नहीं होता है। इसका कारण यह है कि सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है वो ह्रासमान होती है, इसीलिए ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो इस तरफ उभरा होता है, बाहर की तरफ उभरा नहीं होता है। दूसरा, हर अनधिमान वक्र ऊंची उपयोगिता को दर्शाता है। जैसे ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है, ये IC4 है। इस तरह से IC4 पर जो उपयोगिता प्राप्त होगी वो IC3 से ऊपर होगी, IC3 के पर जो उपयोगिता प्राप्त होगी वो IC2 से ऊपर होगी, लेकिन इसका हर बिंदु हमेशा उपयोगिता स्थिर देगा। इस पर भी U1 उपयोगिता होगी, इस पर भी U1 उपयोगिता होगी, लेकिन इस पर जो भी बिंदु होगा वो U2 उपयोगिता के स्तर को दिखाएगा। और ऊपर चिन्ह लगा देने का मतलब होता है कि वो फिक्स है, U2 पर फिक्स रहेगा, इस पर U3 हो जाएगा, ये भी फिक्स होगा और हर बिंदु पर U3 के बराबर ही प्राप्त होगा। तीसरी विशेषता यह है कि अनधिमान वक्र कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। अनधिमान वक्र कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि ये भले टेढ़ा है लेकिन कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। यदि ये काटता है, मान लीजिए ये काट दिया, तो आप यहाँ कह रहे हैं ये IC4 है, यहाँ ये IC3 है जो ये आया है, और ये IC4 हो गया, तो यहाँ एक तरफ IC4 ऊपर है, यहाँ एक तरफ IC3 नीचे, IC4 नीचे हो जा रहा है। ये अपने आप में असंगत व्यवहार है। इसीलिए कभी भी ऊंची उपयोगिता वाला अनधिमान वक्र नीची उपयोगिता के अनधिमान वक्र को नहीं काटेगा, और न ही नीची उपयोगिता का अनधिमान वक्र ऊंची उपयोगिता के अनधिमान वक्र को काटेगा। फिर आप देखेंगे कि यदि एक वक्र स्थिर, कोई एक वस्तु स्थिर है, मान लीजिए यह स्थिर है, और किसी एक वस्तु की ही मात्रा बढ़ाती जाए तो अनधिमान वक्र या संतुष्टि का स्तर हमारा ऊंचा होता जाएगा। आप देख रहे हैं इस पर y वस्तु फिक्स है, जबकि यह x1, x2, x3 ये बढ़ती हुई मात्रा को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब कि यदि एक वस्तु की मात्रा को स्थिर भी रखा जाए तो अगली वस्तु की मात्रा यदि बढ़ती है तो अनधिमान वक्र ऊंचा होता जाएगा। ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है, IC4 है, और इसमें y जो है फिक्स है, जबकि x की मात्रा बढ़ रही है। तो इस तरह से इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। अब हम बताएंगे आपको उपभोक्ता का बजट। उपभोक्ता का बजट एक पूरा उप विभाग है, लेकिन आपको थोड़ा सा हम इसमें बता देते हैं ताकि आप आगे उपभोक्ता का संतुलन समझने में सक्षम हो जाएं। कल्पना कीजिए कि आप दो वस्तुएं खरीद सकते हैं, x और y, x वस्तु और y वस्तु। x वस्तु की कुछ कीमत होगी, आपके पास कुछ आय होगी, तो मान लेते हैं x वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई है, y वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई है। आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपये आपको है, और यही दोनों वस्तुओं पर आपको खर्च करना है। इस दशा में आप x वस्तु की 20 इकाइयाँ खरीद सकते हैं, x वस्तु की 20 इकाइयाँ खरीद सकते हैं। यहाँ मान लीजिए 20 ये आ गया, और इस तरह, और y वस्तु की केवल 10 इकाई खरीद सकते हैं, यहाँ 10। और इन दोनों के बीच एक रेखा खींची जाएगी, इसे बजट रेखा कहा जाएगा। यानी 100 रुपया खर्च करके x वस्तु की आप 20 इकाइयाँ खरीद सकते हैं क्योंकि इसकी प्रति इकाई कीमत 5 रुपये है। y वस्तु की आप 10 इकाइयाँ खरीद सकते हैं क्योंकि इसकी प्रति इकाई कीमत 10 रुपये है। और इस तरह से y वस्तु का आप 10 इकाई और x वस्तु का 20 इकाई खरीद सकते हैं। इसे आपका इस कीमत पर, x और y की दी गई कीमत पर आपकी दी गई आय पर बजट रेखा कहते हैं। दी गई कीमत पर और दी गई आय पर इसे आपकी बजट रेखा कहते हैं। आपकी आय बढ़ती है तो ये समानांतर रूप से ऊपर बढ़ती जाएगी, आपकी आय घटेगी तो ये समानांतर रूप से नीचे हो जाएगी, जबकि वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें। लेकिन आपकी आय स्थिर है और वस्तुओं की कीमतें बदल रही हैं, तब भी बजट रेखा बदलेगी।
मान लीजिए कि ये एक बढ़ के 20 रुपया प्रति इकाई हो गया, तो अब आप 10 के बजाय केवल 5 इकाइयाँ खरीद पाएंगे और ये आपकी बजट रेखा ये हो जाएगी। ये भी 5 रुपया हो जाए, जैसा कि ये 5 रुपया यक्स है, तो ये भी 20 इकाई आप खरीद सकते हैं और आपकी बजट रेखा ये हो जाएगी। तो ये बजट रेखा में कीमतों में परिवर्तन के कारण और आय में परिवर्तन के कारण बजट रेखा परिवर्तित होती जाती है। अब उपभोक्ता का संतुलन, मान लीजिए आपकी बजट रेखा, आपका अनधिमान वक्र जो आपके स्वभाव से निर्धारित होता है ये दिया है और आपकी बजट रेखा ये प्राप्त हुई है। तो बजट रेखा आपको प्रतिबंधित करती है कि आप कितना ऊंचा उपभोग कर सकते हैं। बजट रेखा बता रही है कि केवल आप IC2 पर ही उपभोग कर पाएंगे, IC3 और IC4 आपकी बजट के पहुंच में नहीं है। यानी आप इतनी मात्रा यक्स की और इतनी मात्रा वाई वस्तु का उपभोग करके इस पर संतुलन में रहेंगे। इससे यहाँ आप नीचे आ जाएंगे, इतना प्राप्त नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि निश्चित है इसकी उपयोगिता इससे कम है। U2 से U1 कम है, आप U2 प्राप्त करना चाहेंगे, U1 नहीं प्राप्त करना चाहेंगे। यदि आप यहाँ बजट रेखा पर जो आपका आ रहा है, यदि यहाँ उपभोग करते हैं तो आपकी उपयोगिता का स्तर नीचे होगा और कोई भी उपभोक्ता जो बुद्धिमान उपभोक्ता है वह नीची उपयोगिता पर संतुष्टि में नहीं रहेगा। तो आपकी जो बजट रेखा अलाउ कर रही है आपको, वो आप U2 पर उपभोग कर सकते हैं। आपकी आय भविष्य में बढ़ती है या इन वस्तुओं की किसी की कीमत घटती है तो हो सकता है जैसे यक्स की कीमत घटे तो आप इसको प्राप्त कर लें, क्योंकि यक्स कीमत घटेगी तो आप इसके बजाय इतना मात्रा यक्स की खरीदने में सक्षम होंगे। आपकी बजट रेखा इसके बजाय ये हो जाएगी और तब आप यहाँ जा सकते हैं, लेकिन तब ये जब यक्स की कीमत घटती है। तो आज इसमें इतना ही। अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे मांग की लोच, और इस चैप्टर में चूँकि हमने संक्षेप में पढ़ाया है, यदि कहीं कोई समस्या हो तो आप फ़ोन करके या आ करके आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।